2 साल की गिरावट और 1991 में एक असफल तख्तापलट के बाद राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज सोवियत संघ कैसा होता? शुरुआत के लिए आइए उन गणराज्यों को सूचीबद्ध करें जो सोवियत संघ बनाएंगे। बाल्टिक राज्यों से शुरू करें। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बेशक रूस। सोवियत संघ एक बहुत ही विशाल क्षेत्र को कवर करेगा, क्योंकि ये ओशिनिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका जैसे पूरे महाद्वीपों से बड़ा होगा। ये प्लूटो की सतह से भी बड़ा होगा और इसका आकार सभी स्पेनिश भाषी देशों के कुल आकार से लगभग दोगुना होगा। इस विशाल क्षेत्र के कारण सोवियत संघ में सूरज कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि इसमें पश्चिम में +2 से लेकर पूर्व में +12 तक 11 अलग अलग समय क्षेत्र होंगे। इसका मतलब है कि अगर सबसे पूर्वी हिस्से में दोपहर के 12 बजे होंगे तो सबसे पश्चिमी हिस्से में रात के 10 बज रहे होंगे। सोवियत संघ लगभग 30 करोड़ लोगों का घर होगा, जिससे ये चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा और इंडोनेशिया और ब्राजील से आगे होगा। दिलचस्प बात यह है कि 1991 में विघटन के बाद से सोवियत संघ की आबादी सिर्फ 70 लाख बढ़ी है और तब यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश था, क्योंकि अमेरिका की आबादी सिर्फ 25 करोड़ 53 लाख थी। तुलना के लिए वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ 26 लाख है, जो 7 करोड़ 30 लाख की वृद्धि दर्शाती है। इन 29 करोड़ 60 लाख निवासियों का जातीय वितरण 49% रूसी, 15% यूक्रेनी, 11% उज़्बेक, 6% कजाक और अन्य होगा। जाहिर है राजधानी मॉस्को में स्थित होगी, जो संघ का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी होगा। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग होगा, जिसका नाम फिर से लेनिनग्राद हो जाएगा, फिर कीव, ताशकंद और बाकी बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा रूसी होगी 60% के साथ, जो सोवियत संघ की एकमात्र आधिकारिक भाषा भी होगी। अन्य भाषाएं यूक्रेनी, उज़्बेक, ताजिक और तातार होंगी। भले ही सार्वजनिक रूप से धर्म पर प्रतिबंध होगा, सोवियत संघ के निवासी निजी तौर पर उनका पालन कर सकेंगे। बहुसंख्यक ईसाई होंगे, जिनमें 55% रूढ़िवादी और 5% ईसाई धर्म की अन्य शाखाएं होंगी। इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म होगा, जिसमें 24% सुन्नी और 3% शिया होंगे। आबादी का 12% खुद को नास्तिक मानता है, जबकि शेष 1% अन्य अल्पसंख्यक धर्मों के बीच बटा हुआ है। सोवियत अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी, जिसकी जीडीपी $2.2 ट्रिलियन होगी, जो इसे 8वें स्थान पर रखे भी। रूस वर्तमान में 11वें स्थान पर है, इसलिए ये कनाडा, इटली और ब्राजील जैसे देशों से आगे निकल जाएगा, लेकिन फ्रांस और भारत जैसे देशों से पीछे रहेगा। यदि हम प्रति व्यक्ति जीडीपी देखें तो आंकड़े काफी कम हैं, क्योंकि ये मामूली $7,385 प्रति व्यक्ति के साथ 86वें स्थान पर होगा, जो $10,722 के वार्षिक औसत से कम है। सोवियत संघ डोमिनिकन गणराज्य या पेरू जैसे देशों से आगे होगा, लेकिन बोत्सवाना और गैबोन जैसे देशों से पीछे रहेगा। हालांकि इसकी विशाल जीडीपी इसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सैन्य खर्च की अनुमति देगी, जो $76,600 मिलियन होगा, जो सऊदी अरब से ज्यादा और अमेरिका और चीन के बाद होगा। सोवियत संघ के पास सैन्य बजट में जो कमी होगी, वो उसकी 14,60,000 सैनिकों की विशाल सेना से पूरी हो जाएगी, जो केवल चीन से पीछे होगी। हालांकि यदि हम आरक्षित बलों को ध्यान में रखें, लगभग 37,84,000 सैनिक, तो इसका मतलब कुल 52,44,000 सैनिकों की सेना होगी। इतनी बड़ी सेना, जो कोस्टा रिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। 50 लाख से अधिक सैनिकों वाली इस सेना से आगे केवल दोनों कोरिया और वियतनाम ही होंगे। अंत में तेल उत्पादन के मामले में सोवियत संघ प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ 40 लाख बैरल तेल के साथ सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा। इस नए देश को जो नाम दिया जा सकता है वो सोवियत रियूनियन हो सकता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि सोवियत संघ सफल होगा यदि इस बार वो कम्युनिस्ट के बजाय पूंजीवादी होता? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।